अरे सारी उम्र बीत गई मेरी इस घर में मेहमानों की खातिर करते करते। मुझे तो कभी घर जैसा महसूस ही नहीं होता। हमेशा यही लगता है कि हम किसी धर्मशाला में रह रहे हैं। एक मेहमान जाता नहीं, इतने में दूसरा आ जाता है। माँ के, फूफा के, चाचा के, भांजे के, भतीजे तक इस घर में महीनों तक रुक रुक कर गए हैं। वो तो शुक्र है भगवान का कि अब मेरी 2 बहुएं आ गई हैं और मुझे कम से कम अब मेहमानों की खातिरदारी में अपनी जान तो सुखानी नहीं पड़ती। अब जब तक माँ जी है तब तक तो दोनों बहू को ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने सोच लिया है, माँ जी के जाने के बाद इन बिना बात के रिश्तेदारों को ना मैं तो 2 दिन भी घास नहीं डालने वाली। कौशल्या तो बस इसी बात से खुश थी कि कम से कम अब उसे मेहमानों की खातिरदारी नहीं करनी पड़ रही। दादी जी किसी भी रिश्तेदार को 2 दिन गुजारो ससुराल में कहकर बुलाती और कौशल्या दोनों बहू को उनकी खातिरदारी में लगाकर खुद आराम से अपने कमरे में सीरियल देखकर अपना टाइम पास किया करती। धीरे धीरे विनय को घर पर आए 2-2.5 महीने का वक्त गुजर गया था। एक दिन अचानक ही विनय कहीं और कमरा लेने के बारे में बात करने लगता है। अरे भाभी, ये सूरज आज कौन सी दिशा से निकला? हमारी मुसीबत तो हमें छोड़कर जा रही है। ठीक कह रही है तू निशा। चलो अच्छा हुआ, भगवान ने इसे सद्बुद्धि तो दी। अच्छा है ना, बला टले तो सही। विनय 2 दिन में अपना सामान पैक करके घर से जा चुका था। विनय के जाने के बाद बड़ी बहू को एहसास होता है कि घर से कई सारे कीमती सामान गायब हो गए हैं। ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं थी, सीधी सी बात थी। विनय ने ही उन सामान पर हाथ साफ किया था। जब तक घर में सब लोगों को एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। रिश्तेदारी का मामला था, इसीलिए दादी का लिहाज करके घर में सभी लोग चुप रह जाते हैं। महीनों तक मुफ्त में घर पर रखकर मेहमान नवाजी करने के बाद अंत में धोखा हाथ लगा था निशा और रजनी के। और यही कारण था कि अब्बू घर में आने वाले मेहमानों के नाम से पहले से भी ज्यादा चिढ़ने लगी थी। विनय को गए हुए कुछ दिन बीत गए थे कि अचानक एक दिन घर के दरवाजे की घंटी बजती है और एक दिन लगभग 55-56 साल का आदमी घर के अंदर आता है। माफ करना, हम पहचान नहीं पाए आपको। अरे ऐसे कैसे नहीं पहचानेंगे आप? मुंगेरी लाल आपके जो ससुर थे ना, उनके चाचा के लड़के के जो जमाए थे, उनके साले के साथ हमारी भतीजी का रिश्ता हुआ था भाई। चाचा जी तो बड़े थे और तब हम छोटे थे। कई बार मिलना हुआ चाचा जी से, फिर घर गृहस्थी में बिजी हो गए। आज अचानक याद आया कि भाई मेरठ में तो हमारे चाचा जी भी रहा करते थे, क्यों ना चलकर उनसे मिला जाए। चाचा जी कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे बेटा, उनको गए तो बरसों बीत गए। अरे अरे माफ कीजिएगा, बड़ा दुख हुआ ये बात सुनकर। तुम्हारे चाचा जी नहीं है तो क्या हुआ, उनके बेटे हैं, मैं हूँ। तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा बेटा। पुराने लोगों से मिलने की ना मिठास ही अलग होती है, मन प्रसन्न हो गया। अच्छा तुम बैठो, मैं जरा तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कराती हूँ। अभी थोड़ा आराम करने की व्यवस्था कर दीजिए। अब उम्र बढ़ रही है, सफ़र कर लो तो थकान हो जाती है। नाश्ता करने के बाद हम थोड़ा आराम करेंगे। हाँ हाँ बेटा, मैं ऊपर वाला कमरा साफ करवा देती हूँ। तुम नाश्ता करके आराम करो, कोई परेशानी नहीं। अपना ही घर समझो बेटा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो कह देना। हाँ, देख रहे हैं आप, फिर से एक बिन बुलाया मेहमान आ गया है। अब हम महीनों तक इनकी खातिरदारी करेंगे और उसके बाद ये भी घर में जो सामान हाथ लगेगा उठाकर चंपक हो जाएगा। मैं पूछती हूँ, इन बिन बुलाए मेहमानों की इतनी खातिर करने की जरूरत क्या है? अगर हम उनकी खातिरदारी करना बंद कर देंगे ना, अपने आप हमारे दरवाजे पर आना छोड़ देंगे ये लोग। पता नहीं दादी जी को कब समझ में आएगा कि अब दुनिया उनके हिसाब से नहीं चल रही जैसे 100 साल पहले चला करती थी। अरे तुम लोग चिंता मत करो, एक बार धोखा खा लिया, अब हम इतने भी मूर्ख नहीं है कि हर कोई आता जाता हमको पागल बनाकर चला जाएगा। उस विनय के हाथों धोखा खा चुके हैं हम। अब बस इन चाचा जी को तो मैं ठिकाने लगाता हूं।
विनय के हाथों धोखा खाने के बाद रजनी, निशा और उनके पति सभी लोग मेहमानों के नाम से बिल्कुल तिल मिलाए हुए थे। इसलिए अब वो हर संभव कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह चाचा जी घर छोड़कर चले जाए। इसलिए कभी दोनों बहुएं खाने में मिर्ची तेज कर देती, कभी समय पर उन्हें चाय ना देती, लेकिन फिर भी चाचा जी थे कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। वो रोज घंटों बैठकर दादी के साथ बातें करते और फिर उसके बाद अपनी चारपाई पर पैर पसार कर आराम करने लगते। खाना तो बना बनाया उन्हें मिल ही रहा था। इसी तरह दिन गुजरते हैं। एक दिन, अरे 1 महीना हो गया आपकी नौकरी छूटे हुए, ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ तो करिए, चाहे छोटा ही हो, लेकिन एक नौकरी का होना बहुत जरूरी है। एक तो वैसे ही घर में रोज कोई ना कोई मेहमान आकर बैठा रहता है, घर के खर्चे तो आप जानते हो ना। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ? मैं तो महीनों से रोज इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, लेकिन बिना सिफारिश के कहीं पर भी बात नहीं बनती। देखता हूँ, कल एक कंपनी में मेरा इंटरव्यू है, अगर वहां बात बन जाए तो। अगले दिन नीरज इंटरव्यू के लिए कंपनी में पहुंचता है। नीरज जी, आप अंदर जा सकते हैं, एचआर मैनेजर ने आपको बुलाया है। नीरज इंटरव्यू देने के लिए एचआर मैनेजर के सामने बैठ जाता है। ठीक है नीरज, असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपकी जॉब पक्की। हमें खुशी होगी अगर आप हमारी कंपनी के साथ काम करें। असिस्टेंट मैनेजर? लेकिन मैं तो सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरव्यू देने आया था। नरेश जी का फ़ोन हमारे पास पहले ही आ गया था। उन्होंने बताया कि आप उनके भतीजे हैं। आपके अंदर योग्यता की कमी नहीं है, बस एक मौके की तलाश में है, और वो हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रह चुके हैं। उनकी बात की इतनी वैल्यू तो हम कर ही सकते हैं कि उनके भेजे हुए कैंडिडेट को एक चांस दे दे। नीरज को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैनेजर किस नरेश सक्सेना की बात कर रहा है। कहीं ये नरेश सक्सेना उनके घर मेहमान बनकर आए हुए नरेश अंकल ही तो नहीं। नीरज घर पहुंचता है तो देखता है कि नरेश चाचा जी अपना सामान बांध रहे थे। चाचा जी, सच सच बताइए, क्या आप ही ने मेरी नौकरी के लिए सिफारिश की? अरे नहीं बेटा, मैंने जो किया वो सिफारिश नहीं थी। तुम वाकई काबिल हो। हमें पता है इस देश में बहुत से तुम्हारे जैसे काबिल बच्चे हैं जिन्हें एक बार मौका तक नहीं मिलता, इसलिए बस तुम्हारी छोटी सी मदद करने की कोशिश की। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगे। देखो बेटा, एक बात बतानी थी तुम लोगों को। दरअसल मैं जिन भुट्टो देवी को अपनी चाची समझकर आपके यहाँ रह रहा था ना, दरअसल वो ये नहीं है। वो भुट्टो देवी तो सर्वोदय नगर में रहती है। मुझे वैसे 1 सप्ताह पहले ही पता लग चुका था कि मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूँ, लेकिन फिर मैंने जब तुम्हें नौकरी के लिए परेशान होते देखा तो सोचा रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ। दिल से तो मैंने तुम्हें अपना भतीजा ही माना है। इतनी मदद तो मैं तुम्हारी कर ही सकता हूँ। बस उसी दिन से तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी की तलाश में जुट गया और फिर ऑफिस में बात करके तुम्हारे लिए इस नौकरी का इंतज़ाम किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि बिना पूरी बात जाने मैं गलत एड्रेस पर आकर आप लोगों के घर इतने दिन रहा और आप सबको इतना परेशान किया। निशा और रजनी के कई बार रोकने के बाद भी चाचा जी लौट गए थे। इस घटना ने परिवार में सबकी आंखें खोल दी थी। उन्हें समझ में आ गया था कि घर पर आने वाला हर मेहमान गलत नहीं होता। अगर कुछ लोग रिश्तों का फायदा उठाते हैं तो उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिल से रिश्तों को निभाते हैं।